अच्छा, जो टोबैको का यूज है तो आम जनमानस में अवधारणा है, कोई कहता है हमारे बाबा तो 90 साल की उम्र में मरे, पूरी जिंदगी बीड़ी पीते रहे, हुक्का पीते रहे, उन्हें कुछ नहीं हुआ, और किसी को 2 साल में 5 साल में ही डिटेक्ट हो जाता है। और जो कारण है जैसे बीड़ी तंबाकू, ऐसे बहुत बार केस, ये भी मजेदार केसेस देखने को मिलते हैं कि साहब हमने छोड़ दी है ना, अब हमें, और हम कसम खाते हैं और पता चला ऑपरेशन से पहले भी 2 सुट्टे मार के फिर ऑपरेशन टेबल पे पहुंच गए। जिनको हुई है वो अगर डिस्कशन नहीं करेंगे तो डेफिनेटली कंक्लूजन पे कैसे पहुंचेंगे। और जैसे कहते हैं ना, डर के आगे जीत है, सो डरो नहीं और आगे बढ़ो। नमस्कार, तिवारी जी टॉक शो में आज फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक गंभीर है, तो थोड़ा गंभीरता से बात करेंगे। आज हम बात करेंगे मुंह के कैंसर के बारे में। ये एक ऐसी बीमारी है जो भगवान ना करे किसी दुश्मन को भी हो, लेकिन आज इस बीमारी के बारे में समझेंगे, जानेंगे और कैसे इससे जीत सकते हैं, उस पर बात करेंगे फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा के सीनियर हेड एंड नेक ऑन्कोसर्जन डॉक्टर नवीन से। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ओरल कैंसर होने के क्या क्या कारण होते हैं और ये होता क्यों है? देखिए तिवारी जी, ओरल कैंसर इस समय जिसका प्रेवलेंस रेट, बहुत इंसिडेंस रेट और प्रेवलेंस रेट से हम पता लगाते हैं कि क्या इस समय के कैसा चल रहा है। सो ओरल कैंसर का बहुत बड़ा रीज़न है टोबैको। वो चाहे किसी भी फॉर्म पर हो, चाहे वो स्मोकिंग के फॉर्म पर हो, चाहे टोबैको च्यूइंग के कारण हो, चाहे फिर वो टोबैको विद अदर कॉम्बिनेशन के साथ हो, पान के रूप में लिया जा रहा हो या खैनी के रूप में लिया जा रहा हो, जिस भी वजह से लिया जा रहा हो, स्मोकिंग तो है ही कॉमन। अच्छा, एक बहुत मज़ेदार बात देखी जाती है कि अगर कोई एक सिंपल सिर्फ सुपारी खा रहा है विद कुछ कॉम्बिनेशन के साथ, तो उसका जो कैंसर है वो एक पार्ट में हो रहा है। और अगर वो उसके साथ साथ कॉम्बिनेशन में अल्कोहलिक भी है, साथ में स्मोकिंग भी कर रहा है, तो उसके जो चांसेस है ओरल कैविटी के साथ साथ वो गले का या फेफड़े का या फिर सांस की नली का, वहाँ पर भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो एक जैसे कि अभी हमारी जो बात चल रही थी, इसमें टोबैको एक बहुत कॉमन रीज़न है। फिर दूसरा है शार्प टूथ, जो कि हम लोग प्रैक्टिस में बहुत कॉमनली देख रहे होते हैं। जैसे बहुत बार देखा होगा, आपने बहुत सुना भी होगा, कोई ये कहता है कि देखिए उन्होंने तो इतने दिन से तम्बाकू खा रहे थे और हमने तो कभी ज़िंदगी में तम्बाकू भी नहीं खाया, हमने कुछ खाया नहीं, और फिर भी हमको ये जीभ का कैंसर हो गया, या फिर कहीं और का मुंह के अंदर। तो वो बहुत कॉमन है। जीभ का कैंसर खास तौर पर जो शार्प टूथ होते हैं उसकी वजह से बहुत ही कॉमन है। मतलब टूथ का जो शेप होता है, नुकीले दांत। नुकीले दांत। सो नुकीले दांत अगर हम बात करें तो नुकीले दांत में ऐसा होता है कि नुकीले दांत जैसे जीभ चलती है तो जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाती है, या बहुत बार क्या होता है कि किसी वजह से दांत तिड़क गया और हमने ध्यान नहीं दिया, तो यूजुअली पेशेंट इसी तरह से आते हैं कि छाला ठीक नहीं हो रहा, या बार बार ऐसा उसी जगह पर बार बार छाला बन रहा है। तो अगर हम ढंग से इसको इवैल्यूएट करें और हिस्ट्री से देखें, पता करें और इवैल्यूएट करें, तो हमको बिल्कुल साफली क्लियरली दिखता है कि ये जो है ये शार्प टूथ के वजह से हुआ है। सो डेफिनेटली उसके उस समय जो डेंटिस्ट हैं उनके पास उनको रेफ़र कर देना चाहिए, ताकि वो जो दांत की जो प्रॉब्लम है वो ठीक कर पाए। सो उसके ठीक होते ही छाला अपने आप ठीक हो जाता है, अगर बहुत आगे एडवांस स्टेज पे नहीं पहुंचा है। दूसरा, एक तो दांत हो गया, दूसरा साथ साथ ऐसा भी होता है, बहुत बार ये देखा जाता है कि हमने कोई डेंचर बनवाया है। जैसे बहुत बार देखा होता है ओल्ड एज में, खास तौर पे हमने एक डेंचर बनवाया, वो डेंचर बना था 40 साल की उम्र में और आज हो गई 55 साल या 60 साल, है ना, या 50 साल की उम्र में बना था, वो अब 65 साल के हो गए। अब वो जो है, जैसे बहुत कॉमनली सबको जैसे जैसे एज बढ़ती है तो मैंडिबल का जो साइज़ है वो भी घटता है, कैल्शियम की जैसे कमी होती चली जाती है या रीअब्जॉर्प्शन होने लग जाता है बोन का, तो वो जो डेंचर है वो हिलता है, वो प्रॉपर फिटेड नहीं रह रहा होता है। और हम बिल्कुल अपने आलस की वजह से डॉक्टर को भी नहीं दिखा रहे होते, अपने डेंटिस्ट को वापस जाके नहीं बात कर रहे होते कि यार ज़रा देख लो, ये मेरा थोड़ा फिट नहीं बैठ रहा। और जब इनफिट डेंचर्स होते हैं वो हार्मफुल होते हैं। वो डेफिनेटली अगर कहीं बार बार टच हो रहा है तो जबाड़े पर एक अल्सर बना देगा या फिर जीभ पर अल्सर बना देगा, कहीं ना कहीं वो भी ऐसे केसेस कॉमनली देखने को मिलते हैं। सो इल फिटेड या शार्प टूथ, या जैसे बहुत बार दांत सड़ गया और हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं, सड़े हुए दांत में उसकी एजेस शार्प हो गई हैं, वो भी बार बार छिलते छिलते कैंसर का रूप धारण कर लेती हैं। सो ये भी एक रीज़न है।
तो कुछ रीजन्स में टोबैको हुआ, इल फिटेड टूथ हुए, डेंचर्स हुए, शार्प टूथ हुए, और बाकी और भी कुछ कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं जिसके वजह से कैंसर बनने के चांसेस रह रहे होते हैं। अच्छा, जो टोबैको का यूज़ है, तो ऐसे बहुत से लोग आपसे भी बोलते होंगे और आम जनमानस में अवधारणा है, कोई कहता है हमारे बाबा तो 90 साल की उम्र में मरे, पूरी ज़िंदगी बीड़ी पीते रहे, हुक्का पीते रहे, उन्हें कुछ नहीं हुआ, और किसी को 2 साल में 5 साल में ही डिटेक्ट हो जाता है। तो ये कितना टोबैको आप कंज्यूम कर रहे हैं या उसकी ड्यूरेशन क्या है, उस पर क्या डिपेंडेंट होता है ये फैक्टर से? डेफिनेटली बहुत बार डिपेंडेंट रहता है। इसमें ऐसा होता है कि बहुत बार देखा जाता है कि और मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस ऐसे मैंने ऑपरेट किए हैं जिनमें बहुत दुख भी होता है कि 22 साल का लड़का है और उसको जवाड़े का कैंसर हो गया है, जीभ का कैंसर हो गया, और डेफिनेटली उनको बचाने में बहुत, क्योंकि वो एग्रेसिव होता है, जितनी कम एज में कोई कैंसर आता है तो डेफिनेटली वो बहुत ही एग्रेसिव होता है। सो मैं एक एग्ज़ाम्पल जो मैं हमेशा मुझे याद रहता है, और मैं ऐसे तो काफ़ी सारे हैं, पर 1-2 एग्ज़ाम्पल जो मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने गुजरात वाला एक केस था, उसमें वो लड़का मात्र 18-19 साल का था, क्योंकि वो बहुत गरीब तबके से था और उसकी मदर कुछ बिनने का ऐसा कुछ काम करती थी। सो वो भी जैसे बॉटल चुनना, ये सब करना, इस तरह के सब काम में रहता था। और ऐसे बच्चे जो जैसे स्ट्रीट बच्चे रह रहे होते हैं, वो तंबाकू या बीड़ी की लत लग जाती है उनको, सो उसको भी ऐसे लत लगी हुई थी। एंड मुझे ऐसा पता चला है, जब हमने हिस्ट्री ली थी तो पता चला कि वो मुश्किल से 8-9 साल का था तब से उसने स्टार्ट कर दिया था। सो जब हमारे पास आया 18 ईयर्स का था वो, और 18 ईयर्स तो डेफिनेटली 10 साल का उसका पीरियड हुआ था, और उस समय त्वचा बहुत ही नाजुक रह रही होती है। और उस समय जब तंबाकू का असर और इन सब का टोबैको का असर आ रहा होता है तो वो बहुत जल्दी एग्रेसिवली काम कर रहा होता है। सो किसी एडल्ट में जो देर से शुरू कर रहा है, 20 साल की उम्र से शुरू कर रहा है या 25 साल की उम्र से कर रहा है, तो वो शायद 25 साल 30 साल इस तरह तक जाते हैं, किसी को 40 साल भी हो सकता है, वो उसके जीन्स के ऊपर डिपेंड कर रहे होता है। और बहुत बार होता है कि बहुत नन्ही एज में बहुत सारे जो काम कर रहे होते हैं बच्चे लोगों के, पहले जैसे कहीं पर ऐसे कुछ काम कर रहे होते हैं, उनको ऐसी आदत लग सकती है, तो उनको बहुत जल्दी होता है। एक और जो हम दांत की बात कर रहे थे, दांत में भी मेरा जो एक केस में मुझे हमेशा याद रहता है, वो एक पुलिस में, दिल्ली पुलिस में थे वो, और जब वो हमारे पास आए तब वो 28 साल के थे, और वो शार्प टूथ से ही उनको इंजरी हुई थी, और सेकंड सर्जरी, थर्ड सर्जरी, और उसके बाद काफ़ी बड़ा रिसेक्शन के बावजूद भी हम उनको बचा नहीं पाए, क्योंकि डिसीज़ बहुत ही एग्रेसिव थी वो। सो डेफिनेटली इसलिए मैं हमेशा दांत को मैं हमेशा अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में उनको बहुत ज़्यादा अहमियत देता हूँ, क्योंकि मैंने कुछ पेशेंट्स ऐसे मतलब बहुत एग्रेसिव डिसीज़ के फॉर्म पे भी देखे हो रहे होते हैं। सो बाकी फिर और अदर वायरल इन्फेक्शंस भी हैं जिनके वजह से कैंसर का रूप आ सकता है, वायरस का भी रोल है, ठीक है। सो इस तरह से हम इवैल्यूएट कर रहे होते हैं। डॉक्टर साहब, इधर 10-15 सालों में कैंसर बहुत ज़्यादा देखने को आ रहा है, और ये यंग पेशेंट्स में भी बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो एक क्या तंबाकू ही इसका कारण है? ओरल कैंसर की मैं बात कर रहा हूँ केवल, या तंबाकू के अलावा और ये पॉल्यूशन हो रहा है या प्लास्टिक का यूज़ है, ये सब भी जिम्मेदार हैं कुछ? डेफिनेटली तंबाकू के साथ साथ, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बहुत हेल्प कर रही है, जिसमें टोबैको के ऊपर बैन, हर जगह वार्निंग साइनेजेस, जो हमारे पैकेट्स होते हैं उस पर भी बहुत सारे साइनेजेस हैं, है ना, समझाने के लिए बहुत सारे NGOs लगे रह रहे होते हैं। बट हम फिर भी हम देख रहे हैं कि इनके इंसिडेंशियल रेट्स बढ़ रहे हैं। सो ऐसे वाले केसेस में और भी बहुत सारी जैसे वजह हो सकती हैं, जैसे कि टोबैको के साथ साथ, डेफिनेट टोबैको तो है ही, टोबैको के साथ साथ फूड, जैसे अभी आप बात कर रहे थे, वो भी वजह हो सकता है। देखिए, अभी हम जब तक ठोस कंक्रीट पे तभी तक नहीं आते जब तक कि हमने कुछ रिसर्च पेपर में और वो सारे जो डेटा कलेक्शन के बाद हम कोरिलेट कर रहे हैं। बट यूजुअली देखा जाता है कि जैसे आजकल फास्ट फूड बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसमें चीज़ें जो एसिड्स और टेस्ट के नाम पर बहुत सारी चीज़ें ऐड होती है, वो डेफिनेटली अगर डायरेक्टली फॉर्म पे हम ये कहें कि अगर डायरेक्टली फॉर्म पे कैंसर नहीं प्रोड्यूस कर रहा तो एटलीस्ट ओरल सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस कर रहा होता है ना। वो जो हमारी त्वचा जो ऊपर वाले ने इस तरह से बनाई हुई है, जो कि सिंपल
चीज़ों को डाइजेस्ट करें, उनको चबाएं और इस तरह से रखें, बट अगर हम ऐसी चीज़ें इंजेस्ट कर रहे हैं और ऐसी जगह हम ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जिससे हमारी जो म्यूकोज़ा है वो थिक होती जा रही है ना, फिर मुंह खुलना बंद हो रहा होता है, या और बहुत सारे छाले पड़ जाते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं कि कल हमने कुछ ऐसे बाहर से कुछ चाउमीन खाई थी या कुछ ऐसे मोमोज़ खाए थे या कुछ ऐसी चीज़ें खाई थी, उसके बाद से ये छाले आ रखे हैं। इवन गोलगप्पे में भी आजकल जो पानी जिस तरह से ऐसे कुछ करते हैं, तो वो टेस्ट के लिए कुछ कुछ चीज़ें मिलाते हैं, और ऐसे कॉमनली केसेस अल्सरेशन के साथ आप जब प्रैक्टिस करते हो तो मिलते हैं। तभी हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या ये भी एक फैक्टर है। बट हाँ, अगर ये बार बार इस तरह से कोई अगर कंज्यूम कर रहा है फूड लॉन्ग टर्म पर, तो डेफिनेटली और ये बहुत कॉमन है आजकल कि जब भी हम हिस्ट्री ले रहे होते हैं तब भी हम जैसे फादर मदर से बात कर रहे होते हैं, फ्रेंडली वे में बात करोगे तो आपको पता चलेगा कि बच्चा बहुत फूडी हो गया, हेल्दी वेल्दी सा है और चबी सा, पता चला बहुत सारे फूड्स इस तरह से ले रहा है। या जब आप हिस्ट्री ले रहे होते हो, कई बार ड्रग रिएक्शंस के बाद भी बहुत सारे ऐसी होती हैं चीज़ें। सो कुछ हो सकता है चीज़ें जो कॉम्बिनेशन मिलके, मैं बोलता हूँ डायरेक्टली नहीं तो एटलीस्ट, जैसे बहुत तीखी मिर्ची भी मैं बोलता हूँ डायरेक्टली नहीं, बट वो एक प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर हो सकता है जब आप टोबैको ले रहे हैं या कुछ और चीज़ ले रहे हैं। बट इसके उतने हमारे पास डेटा नहीं है, इतनी इसके ऊपर रिसर्च वर्क नहीं हुआ। सो हम परफेक्टली तो हम नहीं बोल सकते, मतलब कि ये है ही है करके। जैसे टोबैको का तो पक्का ही है, राइट, है ना। सो शार्प टूथ का तो है ही है ना। सो HP वायरस का तो है ही है। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि ठीक है, इनसे आजकल उसको क्लासिफिकेशन में भी ऐड कर दिया है कि अगर वायरस से हो रहा है तो वो कितना एग्रेसिव रहेगा, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट मोड्स कैसे जाएंगे, उसकी प्रोग्नोसिस कैसे रहने वाला है। तो ये सारे फैक्टर्स सबको मिलाकर फिर हम कंक्लूड करके बात कर सकते हैं। अब फाइनली डॉक्टर साहब ये बताइए कि इसको डायग्नोस कैसे कर सकते हैं, अर्ली स्टेज में कैसे डायग्नोस करते हैं? क्योंकि कई बार होता है कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो कहते हैं आपने आने में देर कर दी, अगर आप थोड़ा पहले आते तो हम कुछ कर सकते थे। तो ये स्टेजेस भी होती हैं कुछ, वो भी आप बताइए कि कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं और अर्ली डायग्नोस कैसे कर सकते हैं, हमें डॉक्टर पे कब पहुंच जाना चाहिए वो बताइए। देखिए तिवारी जी, आजकल के एनवायरनमेंट में जहाँ इतने सारे ऑन्कोलॉजी के सेंटर्स आ गए हैं, है ना, इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे इन्वेस्टिगेशन के मेथड्स हैं और इतनी सारी ट्रेनिंग्स, इवन डेंटल कॉलेज में भी सारे डेंटिस्ट के साथ में भी जो मैक्सिलोफेशियल सर्जरी ऐसे करते हैं उनके भी एक महीने का रोटेशन होता है ऑन्कोलॉजी यूनिट में, वो मैंडेटरी है, सो दैट उनको पता चले कि वो डायग्नोसिस में कहीं ना कहीं, तो ये चीज़ें केस छूट ना जाए, इसके लिए गवर्नमेंट बहुत हेल्प कर रही होती है, करिकुलम में भी ये पार्ट है। तो डायग्नोसिस तो हो जाता है, और ओरल कैविटी खास तौर पे जब छाला ठीक नहीं हो रहा तो हर पेशेंट जाता है और डॉक्टर को दिखाता है। पर इंडिया में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारी अल्टरनेटिव थेरेपीज़ में वो पेशेंट घुस जाता है और सबसे पहले तो वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, तो क्या है मुझे हो गया, मुझे कैसे हो सकता है और मैं तो सब टोबैको ये सब लेके उसके बाद कुल्ला करता हूँ और मैं इतनी हेल्दी फूड खा रहा हूँ, उसके बाद पानी पी लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, स्मोकिंग के बाद पानी पीता हूँ, ये घी बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें की दलील रहती है। तो एक्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब एक्सेप्ट नहीं हो रहा होता तो वो फिर इधर उधर फिर अल्टरनेटिव चीज़ सोचते हैं। देखिए, अगर छोटा सा छाला है, मान लीजिए बहुत छोटा छाला है, तो मैं ऐसा कहता हूँ कि वो जो छाला है, देखिए जब भी कैंसर डिटेक्ट होता है हम लोग छाले को देखकर सबसे पहले बायोप्सी के लिए रिकमेंड करते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं करना, एक छोटा सा उसमें से एक छोटा सा पीस वैसे बोल सकते हैं टिश्यू का, बहुत छोटा सा, अच्छा वो लेके हम भेज देते हैं, ठीक है, और उससे डायग्नोसिस हो जाता है। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि डायग्नोसिस हो गया उसके बाद गायब हो जाते हैं, 3 महीने गायब, 4 महीने गायब, वो बहुत सारी जगह ढूंढते रहते हैं, कुछ और मिल जाए, कुछ दवाई मिल जाए, उसी से सेट हो जाए। बट ये बहुत बड़ी गलती है। नहीं, पेशेंट गायब हो जाता है, पेशेंट गायब हो जाता है। अच्छा, डायग्नोस होने के बाद उनको ऐसा लगता है कि ये तो पहले तो मुझे हो नहीं सकता, ये गलत रिपोर्ट है, ये बहुत गलत रिपोर्ट है, या फिर दूसरा एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते तो फिर कहीं और दूसरी थेरेपीज़ में जाते हैं कि यार ऐसे कुछ इससे हो सकता है, फिर कुछ पाउडर्स और ये सब ट्राई कर रहे होते हैं ना, कुछ इम्यून बूस्टर्स लेने शुरू कर देते हैं कि यार ऐसा कुछ आता है मार्केट में, हम उनको यूज़ करके देखते हैं, बट वो सब फेल रेमेडीज़ हैं। मतलब मैं बोलता हूँ कि अगर 1-2% में किसी लोगों को मदद भी हुई है, बट इट्स नॉट प्रूवन। अगर 100 पेशेंट अगर ये इस तरह से जा रहे हैं और उनमें से
5% ठीक हुए या 6% किसी भी और वजह से, मैं आई एम नॉट कंसिडरिंग दैट थिंग, तो और बहुत सारे बोलते हैं कि ये थेरेपी से मेरे को ये हो जाता है, ये ठीक हुआ, तो 5%, 3%, 4%, बट वो प्रॉमिसिंग नहीं है ना। सो बेटर है कि आप, और मैं ये भी डिनाई नहीं करा कि मत करिए, ये वो करिए, बट जो एक जो कंक्लूडेड है, जो प्रूवन थेरेपी है, एटलीस्ट उसको एक्सेप्ट तो करिए। और एक्सेप्ट करेंगे तो उतना आपको फ़ायदा होगा, उस पेशेंट को ही फ़ायदा होगा, क्योंकि जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है, जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है, वैसे वैसे इलाज में कॉम्प्लिकेशन और बढ़ती चली जाती है। देखिए, दो चीज़ इसमें मैं बहुत अच्छी तरह से बताना चाहूँगा। जैसे हमने एक राजा की कहानी सुनी थी। एक राजा था, राजा के पास एक कहीं बाहर से एक व्यापारी आया। वो ऐसे भेष में आया कि वो कहने लगा कि राजा देखिए, मैं आपके लिए ये सब कर सकता हूँ, बट इसके एवज में आप मुझे ना रोज़ एक सिक्का और अगले दिन उसको डबल करके दे दीजिएगा। तो 1 का 2 हुआ, 2 का 4 हुआ। राजा को भी लगा ठीक है, इतनी सारी चीज़ें कर रहा है तो ये तो मैं कर सकता हूँ। वो बोलता सिर्फ 1 महीने आपको करना है। पर जब उसने ये डील हो गई, और जब उसने वो सिक्के का, जब उसको राजा उसको रोज़ पे करने लग गया, 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64, और जब वो जो नंबर सब बढ़ता चला जाता तो इट इज़ जस्ट डबलिंग, मल्टीप्लिकेशन। वो डबलिंग जब हो रही होती ना, डबल 4, 8, 16, तो जो साइज़ हम ऐसा देखते हैं इतना सा है, वो जब चारों तरफ से बढ़ता तो अच्छा खासा स्पीड से बढ़ता है वो। और इसमें भी एक होता है, जब हम इसको रिसेक्ट करते हैं तो 0.5 से ज़्यादा हमको लेना होता है मार्जिन्स एटलीस्ट, और 1 से 0.5 के बीच में तो बेटर माना जाता है, 1 हो तो बेस्ट है, बट उतना तो होना चाहिए। 0.5 से ऊपर हो तो गुड है। अब आप मान लीजिए, चलो 0.5 ही मान लेते हैं। 0.5 अगर हम चारों तरफ से, मान लीजिए पहले इतना लीजन था तो इतना ही तो निकला है, पर जैसे जैसे और बढ़ा है वो, जैसे जैसे कैंसर का साइज बढ़ा है तो वो 0.5 और ज़्यादा बढ़ता चला गया, और ज़्यादा बढ़ता चला गया। तो जब हम पूरा रिसेक्शन कर रहे हैं तो रिसेक्शन का पार्ट बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है ना। सो फ्लैप जो हमारा शायद प्राइमरी क्लोज हो चुका होता है, प्राइमरी क्लोज मतलब हमने उतना निकाला और बाहर का टिश्यू को थोड़ा सा खोल के और उसको सील दिया, तो जो प्राइमरी क्लोज हो सकता था, डेफिनेटली वो गड्ढा बड़ा हो रहा है तो हमको इधर उधर से और टिश्यू लेना पड़ रहा है, तो फिर फ्लैप्स चालू हो जाते हैं। फिर लोकल फ्लैप होते हैं, उस एरिया के बाजू से हमने कोई फ्लैप ले लिया, वो लगा लिया, जैसे नेज़ोलेबियल लगा लिया, या अंदर का कुछ रोटेशन करके फ्लैप लगा लिया, वो छोटे वाले केसेस में हो सकता है। तो कॉस्मेटिकली भी बहुत इंप्रूवमेंट होती है, राइट, है ना। कॉस्मेटिकली भी ये सारी चीज़ें बहुत अच्छा, पता भी नहीं चलता कि हमको कुछ हुआ था, लेकिन कॉस्ट फैक्टर इन्वॉल्व और कॉस्ट फैक्टर भी बहुत कम रहता है, बहुत कम रहता है। इतनी छोटी सर्जरी में तो क्या कॉस्ट आएगी, है ना। बट जैसे जैसे उसका साइज़ बढ़ता जा रहा है ना, तो इसके साथ साथ जैसे जैसे मान लीजिए छोटा है तो ठीक है, वहीं पर हो गया, पर जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है तो फिर नेक डिसेक्शन, जो कि मैंडेटरी होता है, स्टेजिंग के लिए बहुत मैंडेटरी होता है। फिर अगर मान लीजिए जीभ का इधर है, वो दूसरे तरफ भी पहुंच रहा है, मिड लाइन भी टच कर रहा है, तो फिर दूसरे तरफ का भी नेक डिसेक्शन, तो आपका एक तरह से सर्जरी का साइज़ भी बढ़ रहा है, डेफिनेटली मनी भी बढ़ेगा, है ना। हमारे खर्चे बढ़ जाते हैं। फिर जहाँ कीमो नहीं लगनी थी वो फिर कीमो भी स्टार्ट हो जाती है, जो रेडिएशन से काम हो सकता है, या कुछ भी नहीं करना पड़ा था, सिर्फ सर्जरी से वो ठीक हो रहा था, सिंपल छोटे से सर्जिकल प्रोसीजर से, और वो फिर अब जाके सर्जिकल प्रोसीजर के साथ साथ अब हमें रेडिएशन भी देनी पड़ रही है, क्योंकि नेक में नोड भी पॉजिटिव आ गया, या उसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ गया है, जो कि रेडिएशन के दायरे पर आ गया। तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि आजकल डायग्नोसिस में, जैसा आपका सवाल था कि डायग्नोसिस नहीं होता, डायग्नोसिस होता है, पर मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि डायग्नोसिस हुआ तो उसको एक्सेप्ट कीजिए, और क्या बेटर वो हो सकता है, क्या बेटर हम लोग कर सकते हैं, है ना, उसके लिए प्रॉपर डिस्कशन हो सकता है। डिस्कशन कीजिए अपने डॉक्टर के साथ, और डॉक्टर के साथ डिस्कशन के बाद फिर प्लान कीजिए, उसको ज़्यादा लंबा मत खींचिए, और वो हमेशा राजा की कहानी दिमाग में रखिए कि पर डे वो बढ़ रहा है। तो अगर मुंह में कोई छाला है या कोई दाना है जो ठीक नहीं हो रहा है, मतलब 2-3 हफ्ते तक, तो आपको एक बार दिखा लेना चाहिए डॉक्टर से कंसल्ट। ऐसा नहीं है कि आप ऑन्कोलॉजी या कैंसर रोग विशेषज्ञ पे ही पहुँचे, अपने आसपास फिजिशियन, जनरल फिजिशियन पे भी जाके एक बार दिखा लीजिए। और बायोप्सी के बारे में जो धारणा है, क्योंकि बायोप्सी जैसे मान लीजिए हमने कुछ भी नहीं करा, चलो बहुत सारे बोलते हैं कि ये एक बहुत बड़ी धारणा है, और शायद आपके क्वेश्चन भी होता है ये कि क्या छूने से बढ़ता है,
ये सर बहुत हाँ, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, जनमानस में बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बायोप्सी करा ली तो हाँ, तो ये फैलेगा, एकदम से फैल जाता है। एकदम से फैलता है। देखिए सीधी सी बात है, ये एक जो धारणा है इसके बारे में मैं एक सब बोलना चाहूँगा। एक गोभी का फूल है जो बढ़ रहा है, मतलब गोभी का फूल की तरह से पिक्चर ऐसे आ जाती है, उसके आपने थोड़ी सी तिड़क ऐसे निकाल ली, हल्का सा छोटा सा पॉइंट निकाल के, और उसको हमने भेज दिया, तो क्या आप ये कहेंगे कि गोभी के फूल की ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ गई? ऐसा होगा? तो फिर तो रोज छोटे छोटे करके तो गोभी, इतनी बड़ी गोभी ले लो, ऐसा नहीं होता है ना। सो बेस छोटे से पंच के लिए कभी ऐसा ना करें, और बी पॉजिटिव। ये सब तो ये एब्सोल्युटली मिथ है सर, मिथ है, ठीक है। इसको मतलब एक पंच बायोप्सी से एकदम से बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं हो रहा होता है। सो गो अहेड, है ना, सपोर्ट योर डॉक्टर, है ना, बी फ्रेंडली, आस्क एज मच एज क्वेश्चन यू कैन। आप बैठिए, क्योंकि बीमारी जिनको हुई है वो अगर डिस्कशन नहीं करेंगे तो डेफिनेटली कंक्लूजन पे कैसे पहुंचेंगे। और जैसे कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। सो डरो नहीं और आगे बढ़ो, जो हो गया सो हो गया। राइट सर। और जो कारण है, जैसे बीड़ी, तंबाकू, ऐसे बहुत बार केस है, ये भी मज़ेदार केस देखने को मिलते हैं कि साहब हमने छोड़ दी, है ना, अब हमें, और हम कसम खाते हैं, और पता चला ऑपरेशन से पहले भी 2 सुट्टे मार के फिर ऑपरेशन पहुंच गए। ऐसा भी होता है यार, बहुत कॉमन है। ओह, मरना तो है ही, चलो एक सुट्टा मार तो लेते। मैं तो बहुत कॉमनली बोलता हूँ उनको कि या तो देखो सर्जरी करा लो और ठीक होने की तरफ चला जाओ, क्योंकि घर सब कुछ, सब आपके साथ इतने सारे लोग जुड़ रहे होते हैं, क्योंकि टीम वर्क। जी देखिए, जैसे कि अभी हमारी पूरी चर्चा में ये बात आई है कि ये बहुत सारे विकल्प जो भी हैं वो डिपेंड करते हैं कि हम किस स्टेज पर हैं, है ना। जैसे स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। और स्टेज 4 का मतलब ये नहीं है कि ये लाइलाज बीमारी हो गई है ना। सो ओरल कैविटी में स्टेज 4 मतलब हमारे आसपास के ऑर्गन्स में, जैसे मान लीजिए कोई गाल का कैंसर है, जबाड़े में पहुंच गया, है ना, उसको इन्वेट कर रहा है, ठीक है, तो डेफिनेटली मसल में इन्वेजन चल रहा, तो स्टेज 4 हो गई, है ना। तो ऐसा नहीं है कि स्टेज 4 हो गई तो ज़्यादा घबराने वाली बात है कि यार अभी कुछ नहीं हो सकता या ऐसा कुछ है। सो जो विकल्प की हमारी बात चल रही है वो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि साइज़ क्या है। अगर बहुत अर्ली स्टेज में है तो जैसे मैंने कहा कि पास का जो टिश्यू है वो हमने रोटेट करके लगा दिया, या लोकल फ्लैप यूज़ कर लिए, है ना, या फिर थोड़े दूर के फ्लैप्स ले लिए, है ना। सो ये जितने भी हैं ये डेफिनेटली डिपेंड्स ऑन द कंडीशन, डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द ट्यूमर, डिपेंड्स ऑन उसकी चीज़ें। और कई बार अब तो पेशेंट बहुत जो अच्छे समझदार होते हैं वो सामने से उनके ऑप्शंस रह रहे होते हैं। ये फैक्टर्स जो हैं ये बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी डिसीज़ कितनी बड़ी है ना, क्या कंडीशन है। मान लीजिए कि कोई एक ऐसा पेशेंट है जिसका, बल्कि आज ही की ओपीडी का है, जिनका जैसे उनके जो मैंडिबल है उसमें कैंसर है। सो उनके साथ ये प्रॉब्लम है कि वो मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज़ के साथ आए, उनको कार्डिक भी प्रॉब्लम है, उनको रीनल भी प्रॉब्लम है ना, और उनको वो डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव हैं, तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं उनके साथ। सो डेफिनेटली अगर वो चाहें भी कि मुझे जो फ्री फ्लैप्स और इस तरह से करें, वो एक लंबी सर्जरी होगी, तो वो क्या उनकी बॉडी उसको झेल पाएगी, ये देखना भी इम्पॉर्टेंट है। सो जितने हम इन प्रॉपर डिस्कशन में बेटर है डॉक्टर के साथ बैठें और डिस्कस करें, वो उतने अच्छे विकल्प मिल पाएंगे और उतने बेटर अच्छे रिजल्ट हम लोग दे पाएंगे, डिलीवर कर पाएंगे। तो सर अब लास्ट में ये बताइए कि अगर किसी को डायग्नोज हो गया तो ट्रीटमेंट के क्या क्या विकल्प हमारे पास में रहते हैं। राइट। सो ये विकल्प ना बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, और ख़ास तौर पे ऑन्कोलॉजी में बहुत बार ऐसा होता है कि ऑपरेट कर ही नहीं सकते, पेशेंट की कंडीशन ही नहीं है ऐसी, तो फिर रेडिएशन वाले विकल्प हो जाएंगे या कुछ और तरह के विकल्प हो जाएंगे। सो डिपेंड्स। तो ये सारे ना कॉम्बिनेशंस हैं, राइट, जो कि पेशेंट की कंडीशंस पे भी डिपेंड कर रहे होते हैं, और उसकी इकॉनमी कंडीशंस पे भी डिपेंड करते हैं, उसके साइज ऑफ ट्यूमर पे डिपेंड कर रहे होते हैं। ये ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमको ध्यान रखना है। तो आज देखा आपने डॉक्टर नवीन ने कितनी सरलता से हम लोगों को मुंह के कैंसर के बारे में बताया, कैसे बच सकते हैं ये भी बताया। जीवन आपका है, लेकिन आपके जीवन में बहुत से लोग आपके साथ जुड़े हैं, आपके माँ बाप, आपकी वाइफ, आपके बच्चे। तो कम से कम उनको ध्यान में रखते हुए कम से कम तंबाकू छोड़ने का फैसला आज से ही ले लीजिए और अपनी जीवन शैली को
सुधारिए, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करिए, जो आपके हाथ में है कम से कम वो करिए, और तब तक अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए।